Hello students, welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So in today's video, I have taken one more chapter of class 10 CBSE board of first flight book which is From the Diary of Annie Frank. So इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर है इसमें एक बच्ची है जिसका नाम एनी फ्रैंक है और उसने अपने लाइफ में एक डायरी लिखी हुई थी। उस घटनाओं का आगे अभी हम जिक्र करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसी के बारे में पढ़ना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बिफोर यू रीड, आई एम नॉट लाइक सेइंग टू यू कि आप सारे चैप्टर में इस टॉपिक को पढ़ें, इट इज़ कंपलसरी, बट इफ़ आई टॉक अबाउट दिस चैप्टर देन इट बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीड दिस कंटेंट। फिलहाल अभी ज़्यादा टाइम जिससे ना लगे तो मैं एक ब्रीफ में आपको यहाँ पे एक समरी बता देता हूँ कि बिफोर यू रीड में क्या दिया गया है। सो एक्चुअल में यहाँ पे जो कहानी है एनी फ्रैंक की चलती है। एनी फ्रैंक अगर मैं लाइफ स्पैन की बात करूँ तो दैट इज़ 12 जून 1929 से लेकर के फरवरी और मार्च 1945 तक। यानी कि अगर टोटल लाइफ साइकिल की बात की जाए तो मात्र 16 साल की उम्र में इस बच्ची की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। और वो क्या थी, वो एक जर्मन गर्ल थी, यानी कि जर्मनी में उस बच्ची का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। दैट्स व्हाई शी वाज अ German girl. Either we can say she was known as a German girl, but by born, by religion, she was a Jewish girl. वो कैसी गर्ल थी, जेविश गर्ल। जेविश गर्ल का यहाँ पे मतलब ये है कि वो एक यहूदी धर्म को मानने वाली बच्ची थी, यानी उनका जो फैमिली था वो यहूदी धर्म को मानता था। अब इस डायरी की कहानी तब स्टार्ट होती है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, ठीक है। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे हुआ क्या कि जर्मनी ने नीदरलैंड पे अपना कब्जा कर लिया। और जब जर्मनी पे जो वहाँ के नाजिस थे, जब नाजिसों का पावर वहाँ बढ़ गया तो हुआ क्या कि वहाँ पे यहूदियों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होना स्टार्ट हो गया। इस वजह से एनी फ्रैंक के फादर जो थे, वो फादर जिनका नाम था ऑटो फ्रैंक नाम था, वो जर्मनी को छोड़ करके कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, एम्स्टर्डम सिटी में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आप नाम देख पाएंगे वो कहाँ शिफ्ट हो गए, एम्स्टर्डम सिटी में शिफ्ट हो गई। लेकिन वहाँ पे भी क्या था, नाजिसों का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और इस वजह से लास्ट में जो ये फैमिली थी, यानी कि एनी फ्रैंक की जो फैमिली थी, इन्हें अपने फादर की ऑफिस में लगभग 2 साल तक, कितने साल तक, 2 साल तक शिफ्ट करके रहना पड़ा। लेकिन बाद में कुछ गुप्तचरों के द्वारा उनको सूचना मिल गई और इन्हें क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया और कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया। अब वहाँ पे एक बहुत ही दर्दनाक घटना ये हुई कि जो एनी फ्रैंक थी उसको टाइफाइड हो जाता है और टाइफाइड होने की वजह से उस बच्ची की डेथ हो जाती है। और इसके बाद जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड फिनिश होता है उसके बाद उनके फादर जब वापस एम्स्टर्डम आते हैं, और यहाँ देखिए आप लोग को मैं बताना चाहूँगा, जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ उसके बाद जब उनके फादर आए तो वो अपने परिवार में इकलौते बचे थे, यानी उनकी पूरी फैमिली उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का शिकार हो चुकी थी। अब जब वो घर वापस आते एम्स्टर्डम तो वो वहाँ पे उन्हें एक डायरी मिलती जो कि उनके बच्चे की डायरी थी। और चूंकि उनकी उस बच्ची की एक इकलौती डायरी एक याद के तौर पे वो थी तो उन्होंने उसको पब्लिश कराने का प्लान किया और द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से उन्होंने क्या कर दिया, उसको पब्लिश कर दिया। और जब वो पब्लिश की गई तो वो पूरे वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा वो डायरी क्या हुई, फेमस हुई। यहाँ पे आपको एक और जानकारी रखनी चाहिए कि जो डायरी जो उसने लिखा था एनी फ्रैंक ने, वो डायरी उसको उसके 13th बर्थडे पे एज अ गिफ्ट दिया गया था। उसी डायरी को उसने, उसी डायरी में अपने उसने क्या किया था, सारी घटना लिखा था, जिसमें कि जो घटना का अगर सीरीज की मैं बात करूँ तो 12 जून 1942 से लेकर के 1 अगस्त 1944 तक की सारी घटनाओं का जिक्र एनी फ्रैंक ने अपने उस डायरी में किया था। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको और इसमें कलेक्ट करना चाहिए कि बेसिकली अगर मैं बात करूँ नेटिव लैंग्वेज की, तो जो नेटिव लैंग्वेज थी वो डच थी, यानी कि एनी फ्रैंक ने उस डायरी को डच लैंग्वेज में लिखा हुआ था और बाद में वो डायरी कई सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई। और यहाँ तक कई सारे जो है इस स्टोरी पे एनी फ्रैंक पे बेस्ड मूवीज़ एंड टेलीविज़न शोज़ वगैरह भी बने। और इस तरह से ये कहानी, यहाँ तक की बात इसमें डिटेल्स दी गई है। स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट यानी मेन कंटेंट पे और कहानी को स्टार्ट करते हैं। और हाँ बताऊंगा ये पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली नॉवेल में इसका नाम आता है, किसका, द डायरी ऑफ यंग गर्ल का। अगर आप में से किसी के पास ये डायरी तो ज़रूर पढ़िए, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन और बहुत ही अच्छा मैसेज भी आपको मिलता है। सो स्टूडेंट्स लेट्स गो टू द मेन पेज एंड लेट्स स्टार्ट।
So now we are on the main page, and everyone please don't skip this video even for a second as well, because you all are students of like board pattern. You are going to give your board exam, so it becomes really important for you that you must have deep knowledge about each and every stories of English literature, either any of the subject. So कभी भी आप सारांश, समरी, साइनॉप्सिस पे डिपेंड मत रहिए, कि स्पेशली तब जब आप किसी भी चैप्टर को फर्स्ट टाइम उसका को रीड कर रहे हो, उसको पढ़ रहे हो। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जो बच्ची थी एनी फ्रैंक, जब वो डायरी लिखने का उसके दिमाग में प्लान आता है तो क्या क्या चीज़ें वो एक्सप्रेस करती है, यहाँ पे इस पैसेज में मेंशन किया गया है। वो कहती है कि राइटिंग इन अ डायरी इज़ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी लिखना किसी के लिए भी क्या है, एक बहुत ही स्ट्रेंज अनुभव होता है, बहुत ही विचित्र, एक अलग ही अनुभव होता है। वो भी किस तरह के लोगों के लिए, अगर कोई मेरे जैसा हो तो। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनी थिंग बिफोर, केवल इस वजह से मुझे ये अजीब नहीं लग रहा था कि मैंने पहले कभी कुछ भी नहीं लिखा था, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक ऑफ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल। अब उसे इस बात पे काफ़ी स्ट्रेंज क्यों लग रहा था डायरी लिखने में, क्योंकि मुझे खुद, वो कहती मुझे खुद लग रहा है कि क्या, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है क्या कि लेटर यानी बाद में, नाइदर ना तो मैं ना तो कोई और, विल बी इंटरेस्टेड क्या होगा, इंटरेस्टेड होगा, इन द म्यूजिक मतलब आनंद प्राप्त करने पे, ऑफ अ 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल, एक स्कूल गर्ल, एक स्कूल में पढ़ने वाली जो लड़की है जिसकी उम्र महज 13 साल की है, उस बच्ची की डायरी को पढ़ने में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, किसी को भी आनंद नहीं आएगा। इस वजह से उसे काफ़ी अजीब लगता है। आगे वो क्या कहती कि ओह वेल इट डजेंट मैटर, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो बात है, ये जो दिमाग में मेरी ये टॉपिक आया कि कोई भविष्य में मेरे लिखे हुए डायरी को पसंद करेगा, लाइक करेगा कि नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है। वो कहती कि आई फील लाइक राइटिंग, क्योंकि मेरा मन क्या हो रहा है, लिखने का हो रहा है, एंड आई हैव एन ग्रेटर नीड, और मुझे बहुत ज़्यादा क्या है, ज़रूरत है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मुझे इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि मेरे चेस्ट में, मेरे हृदय में, यानी मेरे मन में जितनी भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को मैं ऑफ यानी कि बाहर निकालना चाहती हूँ। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि इस पैसेज में वो कहती कि स्टार्टिंग में कहती डायरी लिखना खैर मुझे काफ़ी स्ट्रेंज लग रहा था, बहुत ही अजीब लग रहा था, इसलिए नहीं कि लोग क्या नहीं करेंगे, कि उसे पसंद नहीं करेंगे, बल्कि इसलिए कि एक 13 साल की बच्चे कोई डायरी लिख रही है तो भला सब लोग कॉमनली सोचेंगे उसमें क्या स्पेशल होगा, और शायद कोई लाइक नहीं करेगी। लेकिन बाद में क्या सोचती हैं, इट डजेंट मैटर, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरा फ़िलहाल लिखने का मन है और मुझे इसकी आवश्यकता भी है, क्योंकि मेरे मन में जितनी भी चीज़ें हैं मैं उन चीज़ों को बाहर उतारना चाहती हूँ, बाहर निकालना चाहती हूँ। एंड वो कहती है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, और एक कहावत है, वो कहती है आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज। आगे वो कहती है पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, पेपर जो पेन कॉपी होता है, जो पेपर्स होते हैं, जो कागज़ होते हैं, उनमें ज़्यादा पेशेंस होता है पीपल लोगों के तुलना में। वो कहती है आई थॉट दिस सेइंग, मैंने इस सेइंग के बारे में सोचा, ऑफ दोज डेज उन दिनों, व्हेन आई वॉज फीलिंग लिटिल डिप्रेस्ड, जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही थी, एंड वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड्स, और जब मैं बैठी हुई थी, कैसे, अपने चिन, अपने ठुड्डियों को अपने हाथों में रख करके मैं अकेले बैठी हुई थी और काफ़ी डिप्रेस थी, उन दिनों मैंने सोचा क्या, कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, कि पेपर्स में ज़्यादा पेशेंस होता है लोगों की तुलना में। यहाँ पर देखिए बेटा, ये लिखने का मतलब क्या है, ये लिखने का मतलब ये है कि एक्चुअल में कभी भी आप सबसे अपनी बातें नहीं कह सकते हो, या फिर हो सकता है सब लोग आपकी बातों को नहीं सुन सकते हैं, एक टाइम के बाद वो आपसे बोर हो जाए, लेकिन आपके जो पेन पेपर्स होते हैं, आपकी जो डायरी होती है, जितना मन मर्जी आप उसको अपनी बातें बता सकते हैं, वो कभी भी आपसे उबेगी नहीं, कभी भी उसका पेशेंस टूटेगा नहीं। और आगे वो कहती क्या है कि बोर्ड एंड लिस्टलेस, बोर्ड मतलब होता है बोर होना, आप समझ गए होंगे, एंड लिस्टलेस मीन्स होता है बेचैन, परेशान होना। वो कहती है उन दिनों की बात है जब मैं अकेले बैठी थी, डिप्रेस हो रही थी, और अपने ठुड्डियों को अपने हाथों में रखे हुए मैं बोर हो रही थी, लिस्टलेस थी, परेशान थी, एंड वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और बिल्कुल सरप्राइज थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं घर के अंदर रुकूं या फिर घर के बाहर जाऊं,
क्यों? क्योंकि सिचुएशन जिस समय बेटा चल रही है हमारे कंट्री की, पूरे वर्ल्ड की, लॉकडाउन हो गया है कोरोना वायरस की वजह से। आप भी कंफ्यूज हो गए कि अंदर ही रहें या फिर बाहर जाएं, आप काफ़ी पजल्ड हो जाते हैं। उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, स्पेशली जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ पे उन्हीं के खिलाफ लोग जो है रोड पे, सड़कों पे घूम रहे थे। इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। और वो क्या कहती है आखिर में? आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रोडिंग। और कहती, और अंत में मैं वहीं रुकती हूँ, वहीं पे आके ठहरती हूँ, यानी कि आखिर में मैं वही निर्णय लेती हूँ वेयर आई वॉज ब्रोडिंग, जिस चीज़ के बारे में मैं चिंतन कर रही थी। किस चीज़ के बारे में चिंतन वो कर रही थी? डायरी के लिखने के बारे में। तो आगे क्या कहती है वो? यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। वाकई में पेपर्स के पास ज़्यादा पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिप बैक नोटबुक ग्रैंडली रिफर टू एज डायरी। और कहती है कि वैसे भी आई एम नॉट प्लानिंग, मैं प्लान नहीं कर रही हूँ टू लेट एनीवन एल्स रीड, कि कोई और पढ़े। किसको पढ़े? दिस स्टिफ बैक। स्टिफ बैक मतलब होता है कि मोटी जिल्द वाली जो नोटबुक्स होती हैं। जैसे आप डायरी होता है तो डायरी देखिए बेटा, उसकी जो जिल्द होती है, उसका जो मेन कवर होता है वो काफ़ी मोटा होता है। इस वजह से यहाँ पे बच्ची ने क्या लिखा है? स्टिफ बैक नोटबुक। और क्या क्या कहती है? ग्रैंडली रिफर टू एज डायरी, जिसको ग्रैंडली काफ़ी ग्रैंड रूप में किस नाम से रिफर किया जाता है? यानी डायरी के नाम से बोला जाता है। मैं नहीं चाहती कि मेरी डायरी को कोई और पढ़े। तक कब तक? अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड। जब तक कि मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता है तब तक मैं चाहती ही नहीं हूँ कि मेरी डायरी को कोई पढ़े। और आगे वो कहती है कि इट प्रोबेबली वुड नॉट मेक अ बिग डिफरेंस, और शायद इससे कोई अंतर भी नहीं पड़ेगा। और जो भी लोग यहाँ पे न्यू व्यूअर्स है, मेरे चैनल पे पहली बार हैं, वो पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि ऑलरेडी क्लास 10 का चैप्टर 1st, 2nd, 3rd एंड 5th एंड 6th, ये सारे चैप्टर्स मैं कवर कर चुका हूँ। आपने अगर वो वीडियोस ना देखे हों और देखना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे क्लास 10th लिटरेचर के नाम से मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, वहाँ से आप सारी वीडियोस देख पाएंगे। या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे भी आपके क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर का फोल्डर मिल जाएगा और भी सारी वीडियोस वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो में अपडेट करूं या कोई भी लाइव क्लासेस प्रोवाइड करूं तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए और आप ऑन द सेम टाइम मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर पाएँ। तो चलते हैं नेक्स्ट पैसेज में। Now I am back to the point that prompted me to keep diary in the first place. I don't have friend. अब एनी कहती कि चलिए अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, जिस चीज़ ने मुझे प्रॉम्प्ट किया, उत्साहित किया, क्या करने के लिए? डायरी रखने के लिए, या फिर यूँ कहिए डायरी लिखने के लिए। और वो रीज़न क्या बताती? बिकॉज आई डोंट हैव एनी फ्रेंड। ये कई बार क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए। तो डायरी लिखने का रीज़न क्या था? क्योंकि उसके पास कोई भी फ्रेंड नहीं थे, वो किसी से अपनी बातों को शेयर नहीं कर पा रही थी जिस पर वो विश्वास कर सके। इसी वजह से दोस्त के तौर पर उसने किसको चूज किया? डायरी को चूज किया। नाउ द नेक्स्ट पैसेज आगे आती, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, कि मुझे और साफ साफ इन चीज़ों को समझाना दिया और साफ साफ भाषा में वो बताना चाहती क्या कि सिंस नो वन विल बिलीव दैट 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, क्योंकि कोई भी संसार में विश्वास ही नहीं करेगा कि 13 साल की बच्ची इस संसार में क्या है? अकेली है। कोई इस बात पे विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि उसने स्टार्टिंग क्या कहा? आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास एक भी दोस्त नहीं था। इस बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। कहती हाँ, आई एम नॉट, हाँ मैं भी नहीं करूँगी। बट आगे क्या कहती है? आई हैव लविंग पेरेंट्स, मुझे प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं। एंड अ 16-year-old सिस्टर, एक 16 साल की बहन भी है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग मेरे आसपास 30 लोग ऐसे हैं जिनको मैं दोस्त बोल सकती हूँ। एंड आई हैव अ फैमिली, मेरा एक परिवार भी है। लविंग आंट्स, प्यार करने वाली मतलब कि क्या है? आंट्स है, चाचियाँ भी हैं। एंड गुड होम, और मेरे पास एक प्यारा सा घर भी है। नो, on the surface I seem to have everything except my one true friend। वो कहती है सरफेस में, यानी इस पृथ्वी पे, कि आई सीम्स टू हैव एवरीथिंग, लगभग मेरे पास सब कुछ भी है, केवल एक चीज़, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, कि मेरा कोई क्या नहीं है? ट्रू फ्रेंड नहीं है जिस पे मैं बिलीव कर सकूं। समझिएगा, यहाँ पे ऊपर जितने लोगों का वो नाम लेती सबको क्या बुलाती है?
फ्रेंड बुलाती है। जैसे कि आप क्लासेस में बेटा आपके साथ जितने भी लोग पढ़ते हैं वो आपके फ्रेंड हो सकते हैं, बट उन्हीं में से कोई एक ऐसा होता है जो आपका बेस्ट फ्रेंड कहलाता है, जिससे आप अपनी हर एक प्रॉब्लम्स, हर एक सिचुएशंस को शेयर कर सकते हैं। तो वही वो कहती है कि मेरा कोई भी क्या नहीं है, ट्रू फ्रेंड नहीं है। नेक्स्ट लाइन में, ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड इज हैविंग अ गुड टाइम। एंड ऑल आई थिंक, मेरा ये मानना है कि अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स, जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ मैं केवल एक ही चीज़ के बारे में सोचती हूँ, हैविंग अ गुड टाइम, उनके साथ एक अच्छा समय व्यतीत करूँ। आई कान ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी जो मेरी जो पर्सनल चीज़ें हैं मैं उन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर पाती हूँ उनसे। केवल जो ऑर्डनरी, जो साधारण, जो दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या की जो बातें होती हैं उनसे मैं केवल उन्हीं बातों को कर पाती हूँ। जो मेरे दोस्त हैं वर्तमान समय में, उनसे मैं, उनके साथ जब मैं रहती हूँ केवल एक अच्छा मेरा समय व्यतीत होता है। और लेकिन मैं उनके साथ ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, लेकिन उनसे मैं हर एक चीज़ों को के बारे में या अपने बारे में मैं खुद डिस्कस नहीं कर पाती हूँ। केवल क्या डिस्कस करती हूँ, एवरीडे, दिन प्रतिदिन की जो साधारणतया चीज़ें होती हैं उन्हीं के बारे में मैं केवल उनसे डिस्कस करती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर। मुझे नहीं लगता कि हम लोग क्या हो रहे हैं, काफ़ी क्लोजर आ रहे हैं, यानी काफ़ी समीप आ रहे हैं। या हम ये कह सकते हैं कि हम, वो कहती है या कहना चाहती कि मुझे ऐसा नहीं लगता है या हमें ऐसा नहीं लगता है कि जो हम लोग के बीच की जो बॉन्डिंग है उसमें ज़्यादा बिलीफ है, ज़्यादा विश्वास हो कि हम एक दूसरे की बातों को शेयर कर सकें। एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और यही प्रॉब्लम की बात है क्या, कि हम लोग इतने क्लोज नहीं हैं कि एक दूसरे के प्रॉब्लम को शेयर कर सकें। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर। वो कहती हो सकता है ये मेरी समस्या है कि हम एक दूसरे पे क्या नहीं कर पा रहे हैं, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि अपनी पर्सनल बातों को डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं। इन एनी केस, खैर स्थिति कोई भी हो, दैट जस्ट हाउ थिंग्स आर, जैसी स्थिति बनी हुई है, अनफॉर्चुनेटली देयर आर नॉट लाइबल टू चेंज, ये चीज़ें बदलने वाली नहीं हैं। एंड दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और यही कारण है कि मैंने क्या स्टार्ट किया, डायरी लिखना स्टार्ट किया। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि डायरी लिखने का के पीछे पर्पस क्या था। जिन लोगों को वो दोस्त बुलाती थी उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको वो अपना ट्रू फ्रेंड, ऑनेस्ट फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड बुला सके और अपनी हर एक फीलिंग्स को शेयर कर सके। इसी वजह से उसने प्लान किया, डिसाइड किया कि वो क्या करेगी, डायरी लिखेगी। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट पैसेज। आगे वो कहती है, टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। अब चूंकि उसे उसका दोस्त मिल गया था, क्या उसका दोस्त अब बन गया था वो डायरी, तो कहती टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, जो इतने लंबे इंतजार के बाद जो मुझे दोस्त मिला है, इसका क्या इमेज को बढ़ाने के लिए, इन माई इमेजिनेशन, अपनी कल्पना में इसकी इमेज को बढ़ाने के लिए, किसकी इमेज, ये जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है इसकी इमेज बढ़ाने के लिए वो क्या कहती है कि आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, कि मैं उस तरह से चीज़ों को जॉट डाउन यानी उतारना या फिर लिखना नहीं चाहती हूँ जैसे कि कॉमन लोग किया करते हैं डायरी में। जैसे कॉमन लोग अपने डायरी में चीज़ों को लिखा करते हैं, मैं उस तरह से चीज़ों को अपने डायरी में जॉट डाउन यानी कि उतारना नहीं चाहती हूँ। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ कि जो डायरी है मेरी किस तरह से वर्क करें, मेरे एक फ्रेंड की तरह से रहें। इसलिए एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, इसी वजह से मैं अपने इस नए दोस्त को क्या बुलाने जा रही थी, किटी, यानी कि मैंने अपने इस नए दोस्त का नाम क्या रखा, किटी रखा। सो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज एंड लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि चैप्टर भी लेंदी है और मैं कोशिश करूँगा आपको पूरा डीप एक्सप्लेनेशन जैसे क्लास में किया करता हूँ वैसे करने की कोशिश करूँ, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, ऑलराइट। और जल्दी जल्द मैं कोशिश करता हूँ इस स्टोरी को फिनिश करने का। आपका काम है इसे लाइक करते जाइए, सब्सक्राइब करते जाइए एंड शेयर करते जाइए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। सो आगे कहती है, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर प्लंज राइट इन। कहती कि सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड, कहती जो कुछ भी मैं इस डायरी में लिखूंगी, जो भी मैं कहानी अपने किटी को बता रही हूँ, सडनली अगर मैं किसी को बताऊंगी तो कोई भी उसका एक भी वर्ड समझ नहीं पाएगा। इसलिए वो कहती आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ,
इसलिए कहती है इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं क्या करूं, पहले अपनी लाइफ का एक छोटा सा स्केच, एक कहानी, एक सारांश में क्या करूं, बता दूं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। खैर मुझे ये करना काफ़ी पसंद नहीं है, फिर भी मैं चाहती हूँ कि एक छोटा सा स्केच मैं प्रोवाइड कराऊँ, इसलिए जिससे कि लोग मैं जो कहना चाहती हूँ उसे और अच्छे से समझ पाएँ। और आगे वो कहती है कि माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। और कहती है कि जो मेरे पिताजी हैं मेरे लिए अब तक के सबसे अडोरेबल फादर, जितने फादर्स को मैंने देखा है, जितने मतलब व्यक्तियों से मैं मिला हूँ, उन सभी में मेरे जो पिताजी हैं वो सबसे अडोरेबल, सबसे शानदार हैं। क्यों? क्योंकि डेंट मैरी माई फादर अंटिल ही वॉज 36, जिन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं किया जब तक कि उनकी उम्र 36 नहीं हो गई, एंड शी वॉज 25, और मेरी मदर की उम्र 25 नहीं हो गई। यानी कि जब इनके फादर और मदर की शादी हुई तब फादर की उम्र 36 थी, उनकी मदर की उम्र 25 थी। और आगे वो कहती कि माई सिस्टर मॉर्गॉट, मेरी एक बहन भी थी जिनका नाम क्या था, मॉर्गॉट था, वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। उनका जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट सिटी में 1926 में हुआ था। और आगे वो कहती हैं कि आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जो जन्म हुआ था कब हुआ, 12 जून 1929 को हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, और मैं फ्रैंकफर्ट सिटी में तब तक रही जब तक कि मेरी उम्र 4 साल की नहीं हो गई। एंड माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड हॉलैंड इन 1933, और 1933 में जो मेरे फादर थे कहाँ चले गए, हॉलैंड चले गए। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, और सितंबर में कौन, 1933 के उन्होंने बताया उनके फादर गए, इसके बाद सितंबर में जो मेरी माँ थी वो भी वहीं चली गई। वाइल मार्गॉट एंड आई वर सेंट टू एशन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, और उस दौरान मैं और मेरी जो बहन थी हम दोनों को एशन भेज दिया गया, किसके साथ रहने के लिए, हमारी ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए। मार्गॉट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और जो दिसंबर का मंथ था उस समय जो मेरी बहन मार्गॉट थी वो भी दिसंबर में चली गई, कहाँ पे, हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और इसके बाद जो अपकमिंग जो मंथ था फरवरी था, उसमें आई फॉलोड मतलब उसके पीछे फरवरी मंथ में मैं भी वहीं पहुंच गई। और कैसे पहुंची, वेन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गॉट, और मैं इस तरह से पहुंची जैसे कि मैं मॉर्गॉट के लिए एक बर्थडे प्रेजेंट के रूप में थी। यानी जब मैं वहाँ पहुंची उस समय मॉर्गॉट का बर्थडे था और बर्थडे के सरप्राइज के रूप में मुझे वहाँ ले जाया गया था। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। स्टिल अगर किसी को कहीं भी कंफ्यूजन आ रहा है प्लीज़ लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। अपने फीडबैक्स आप ज़रूर 2 मिनट निकाल के दिया करिए। इट लुक्स गुड फॉर मी, इट आई फील गुड, आई फील मोटिवेटेड कि आप लोग को जो मैं प्रयास कर रहा हूँ समझ में आ रहा है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए देन ऑल्सो लेट मी नो प्लीज़। सो आगे वो कहते हैं कि आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। इसके बाद वो कहती है कि मेरी जो नर्सरी स्कूल यानी कि नर्सरी स्कूल मेरी एजुकेशन भी स्टार्ट हो गई। कहाँ पे स्टार्ट हुई, मॉन्टेसरी स्कूल में, वहीं पर। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, और मैं वहाँ पे तब तक रुकी जब तक कि मेरी उम्र 6 साल की नहीं हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उस समय मैं किस क्लास में थी, फर्स्ट फॉर्म में थी, यानी पहली कक्षा में थी। इन द सिक्स फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपरस, और जब मैं सिक्स फॉर्म में आई 6वीं क्लास में उसमें मेरी जो टीचर थी वो कौन थी, मिसेस क्यूपरस थी। एंड द हेड मिस्ट्रेस, और वो हेड मिस्ट्रेस भी थी, यानी जहाँ मैं पढ़ती थी मैं टीचर होने के साथ साथ हेड मिस्ट्रेस भी थी। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स, और जब उस साल का अंत आया यानी जब हम लोग को डिपार्चर होने की बात आई तो हम दोनों की आंखों में आंसू थे। वी सेड हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, यानी हम दोनों ने को क्या हुआ, हार्ट ब्रेकिंग, एक दिल दहलाने वाला जो एक टाइम होता है उस तरह से हमारा क्या हुआ, फेयरवेल हुआ। यानी कि हम दोनों ऐसे डिपार्ट हुए, बहुत ही दुख के साथ डिपार्ट हुए, इसमें हम दोनों एक दूसरे के लिए रोए, या एक दूसरे के लिए एक अच्छी खासी बॉन्डिंग बन गई थी। आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि रोते समय हमें काफ़ी क्या हुआ, दुख हुआ, सॉरी क्या करते समय, डिपार्ट होते समय, अलग होते समय। अब आगे यहाँ पे देखते हैं। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और 1941 में जो हमारी ग्रैंडमा थी उनकी तबीयत खराब हो गई और उनका एक ऑपरेशन हुआ। सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए उस साल जो मेरा बर्थडे था एक छोटे मोटे सेलिब्रेशन के साथ ही निकल गया। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942,
और 1942 जनवरी मंथ में ग्रैंड माँ की डेथ हो गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, और कोई भी नहीं जानता कि मैं अभी भी उनके बारे में कितना ज़्यादा सोचती हूँ और कितना ज़्यादा उनको मैं प्यार करती हूँ। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other. और इस बार जो 1942 का जो मेरा बर्थडे था वो इस इंटेंट के साथ, इस मकसद के साथ मनाया गया कि वो दूसरों के लिए भी हैं, यानी कि चूंकि ग्रैंड माँ की भी डेथ हो चुकी थी इसलिए यहाँ पे कहा गया, इसलिए ग्रैंड माँ कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, इसीलिए यानी कि जो बर्थडे की कैंडल्स थी उसके साथ साथ ग्रैंड माँ के लिए भी कैंडल्स क्या की गई, जलाई गई। और आगे वो कहती कि द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, और हम में से चार लोग यानी कि मैं, मेरी बहन और मेरी मम्मी पापा, हम चार लोग अभी भी क्या हैं, बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अच्छा कर रहे हैं। दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट, और इसी वजह से आज में हम कब आते हैं, प्रेजेंट डेट पे आते हैं, यानी कि अभी तक वो जो घटना बता रही थी अपनी पुरानी कहानी बता रही थी और अब उस दिन पे आती है, उस डेट पे आती है जिस डेट पे वो डायरी लिख रही है, और वो डायरी की डेट क्या थी, 20 जून 1942। इस तरह से वो डायरी स्टार्ट करती है, पास्ट में जाती है और वहाँ से कहानी के थ्रू क्या आती है, प्रेजेंट डेट पे आती है जिस टाइम पे वो डायरी लिखती है, और कहती है कि द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माय डायरी, और ये क्या है, मेरे लिए एक सम्मान है, एक अभिमान किसके लिए, मेरे डायरी के लिए है। तो ऐसे ये पेज का भी स्टोरी फिनिश हुआ। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे वो डायरी में देखिए, इस पेज पे वो जो अपने डायरी में कंटेंट लिखती है वो जो हिस्सा आपसे शेयर करेगी वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो डियरेस्ट किटी, ये यानी अपनी डायरी को से वो बात करते हुए बताती है, लिखती है, आपके सिलेबस में भी है, एंड डेट यहाँ पे मेंशन किया कि सैटरडे 20 जून 1942। वो कहती है कि कहानी तब की अपनी एक क्लास की घटना को लिखती हुई कहती है कि अवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट। देखिए यहाँ पे एक फ्रेज यूज हुआ, इसको आप लोग रट लीजिए, क्वैकिंग इन इट्स बूट। इसका मतलब होता है क्या होना, काफ़ी डर से कांपना, यानी काफ़ी भयभीत हुए होना, डरे हुए होना या फिर नर्वस होना। ठीक है। सो कहती कि हमारी पूरी, जिस दिन की घटना की बात वो जिक्र करती, कहती कि हमारी जो पूरी क्लास थी वो कैसे बिल्कुल सहमी हुई थी, बिल्कुल डरी हुई थी। क्यों? द रीज़न ऑफ कोर्स इज फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। कहती रीज़न, जो कारण था ऑफ कोर्स ये था कि आने वाली क्या, फोर्थ कमिंग मतलब आने वाली जो मीटिंग थी किसकी, टीचर्स की जो मीटिंग थी वो थी, क्योंकि उस मीटिंग में टीचर्स क्या करने वाले थे, डिसाइड करने वाले थे कि कौन से बच्चे अगले फॉर्म यानी अगली कक्षा में जाएंगे एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किन लोगों को उसी कक्षा में रखा जाएगा, अर्थात कितने लोग पास हुए और कितने लोग फेल हुए। आगे वो कहती हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और लगभग आधी क्लास क्या रही थी, क्या कर रही थी, इसी टॉपिक पे बेट्स लगा रही थी, शर्त लगा रही थी। जीएन एंड आई, यहाँ पे जीएन देखिए उसकी शायद सहेली का नाम है, तो कहती जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। जीएन और मैं क्या कर रहे थे, अपने आप में आवर सेल्व्स, अपने आप में क्या कर रहे थे, हंस रहे थे, सिली मूर्खता पर, किसके, एट द टू बॉयज बिहाइंड, हमारे पीछे बैठे दो लड़कों की मूर्खता पे हम दोनों अपने आप में हंस रहे थे। हुआ क्या था, सीएन एंड जैक्स, जो दोनों बच्चे थे वहां पे उनका नाम क्या था, सीएन और जैक्स। कंफ्यूज मत होइए कि उसकी फ्रेंड का नाम जीएन है और जो लड़का है उसका नाम सीएन है। तो एक्चुअल में सीएन एंड जैक्स हु हैव स्टेक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट, क्योंकि उन दोनों बच्चों ने, सीएन और जैक्स ने स्टैक दांव पे लगा दिया था, क्या, अपने हॉलीडे की जितनी भी सेविंग थी उसको जो है शर्त पे लगा दिया था। और आगे कहती है कि फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर के रात तक एक ही बात होती, क्या, यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होने जा रहे हो। कोई कहता है नो आई एम नॉट, मैं पास नहीं होऊंगा। फिर कोई कहता है यस यू आर, तुम पास हो जाओगी, नो आई एम नॉट। ऐसे हम आपस में ये डिस्कशन चलता रहा। इवन जीएस, जीएस यानी कि आगे कहते हैं इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांस एंड माई एंग्री आउटबर्ड्स कांट काम देम डाउन। प्लीडिंग देखिए, जो जीएस है उसकी जो प्लीडिंग रिक्वेस्ट करने वाली जो निगाह थी, जो नज़र थी, और मेरी जो गुस्से से भरी जो आउटबर्स्ट में यानी फटकार लगाई या चिल्लाई, उसने भी काम मतलब शांत कराना दे, मतलब उन लोगों, जो लोग इस बात पे चर्चा कर रहे थे, डाउन, उनकी इस चर्चा करने उनको शांत नहीं करा सका। हम जीएस ने उससे रिक्वेस्ट भी किया, इसके बाद मैंने उनको फटकारा भी गुस्से वाली नज़र के साथ, पर उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, वो शांत नहीं हुए। और आगे देखिए अब क्या डिस्कस होता है कि इफ़ यू आस्क मी, अगर वो एनी कहती है कि इफ़ यू आस्क, अगर तुम मुझसे पूछोगी
कि देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। कहते अगर कोई मुझसे पूछे क्या कि किसको बैक पे रखना है, किसको पास करना, तो उस पर अपना कमेंटमेंट करती है कि देयर आर सो मेनी डमीज। डमीज मतलब होता है खराब बच्चे, बेकार बच्चे। कहते बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, डमीज बच्चे हैं, अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, एक क्लास के चौथाई हिस्से क्या हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनको केप्ट बैक, जिनको वास्तव में फेल कर देना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर ऑन द अर्थ। वो कहती लेकिन टीचर्स एक ऐसे इस पृथ्वी पर अनप्रेडिक्टेबल, जिनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, यानी कि वो अक्सर आप लोग खुद देखते हो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ने में काफ़ी वीक होते हैं, बट टीचर एक एक्सपेक्टेशन के साथ उनका मोरल डाउन ना हो, उनका उत्साह डाउन ना हो, वो कम ना हो, वो उनका विश्वास ना टूटे, इस वजह से उन्हें आगे क्लास में क्या कर देते हैं, प्रमोट कर देते हैं। इसी वजह से वो जो बच्ची है एनी, वो क्या कहती है कि टीचर्स आर अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर। क्यों कहती है? क्योंकि उन्हें पता होता है टीचर कुछ भी कर सकते हैं, जो बच्चा फेल होने लायक होगा उसे भी वो पास कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैसेज। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ। एनी कहती कि मुझे अपने सहेलियों, गर्लफ्रेंड यानी सहेलियों के बारे में और खुद के बारे में मुझे ज़्यादा चिंता नहीं थी। वी विल मेक इट, विल मेक इट मतलब हम लोग सफल हो जाएंगे, हम लोग पास हो जाएंगे, हम लोग आगे की क्लास में बढ़ जाएंगे। और आगे वो कहती है कि द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट मैथ इज मैथ्स। कहती केवल एक ही सब्जेक्ट ऐसा जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ, और वो कौन सा सब्जेक्ट है? मैथ है। कहती एनीवेज ऑल वी कैन डू इज वेट। कहती हम लोग आखिर जो चीज़ कर सकते हैं वो केवल क्या कर सकते हैं? इंतज़ार कर सकते हैं। अनटिल देन, तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हर्ट। हम एक दूसरे को बोलते रहें कि अपना मन उदास करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे लॉस हर्ट का मतलब यही, यानी आप आत्मविश्वास बनाए रखने की ज़रूरत है, एक दूसरे का हम लोग उत्साहवर्धन करते रहें। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। देखिए इसका मतलब ये है कि मेरा जो व्यवहार है जितने भी मेरे टीचर्स हैं उनसे काफ़ी प्रेटी वेल, काफ़ी अच्छा उनसे मेरा क्या है? व्यवहार है, मतलब उनसे मेरा टच काफ़ी अच्छा है, ऐसा एनी कहती है। और आगे वो क्या कहती है कि देयर आर 9 ऑफ देम, 7 men एंड 2 वुमेन। और ऐसे मेरे 9 टीचर जो जिनके साथ मैं टच में हूँ, यानी वहाँ मेरे स्कूल में जो 9 टीचर्स हैं उनमें से 7 men हैं और 2 क्या हैं? वुमन है। उन्हीं में से एक टीचर का नाम वो बताती है, मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी। ओल्ड फॉगी मतलब होता है कि पुराने फैशन, पुराने विचारों वाली। वहाँ पे एक टीचर है ओल्ड मिस्टर कीजिंग, जो क्या है? ओल्ड फॉगी, मतलब कि पुराने विचारों को मानने वाले हैं। हु टीच मैथ, जो मुझे क्या पढ़ाते हैं? मैथ्स पढ़ाते हैं। एंड वॉज अनॉयड विथ मी फॉर एजेस। और कई वर्षों से मुझसे क्या है? वो अनॉयड है, परेशान है, झुंझलाए हुए हैं। क्यों? बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा क्या करती थी? बात करती थी। आपको भी लगता होगा आप क्लास में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हुआ करते हैं, कभी कभी अननेसेसरी चीज़ों पे बार बार डिस्टर्ब करते हैं, बार बार बातें करते हैं। और आगे क्या मेंशन करती हैं? यानी देखिए कि आफ्टर सेवरल वार्निंग, कई सारी वार्निंग मिलने देने के बाद ही असाइन में एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे क्या करना स्टार्ट कर दिया? एक्स्ट्रा होमवर्क देना स्टार्ट कर दिया। एन एसे ऑन सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। उन्होंने किस पे मुझे इसे लिखने के लिए दे दिया? एक एक्स्ट्रा वर्क क्या दे दिया? चैटर बॉक्स। यानी कि ये वाला वर्क किसी और बच्चे को नहीं दिया गया, केवल किसको दिया गया? एनी को दिया गया कि चैटर बॉक्स पे क्या करना है? आपको इसे लिख के आना। चैटर बॉक्स मतलब बातूना, यानी जो बहुत ज़्यादा क्या करता हूँ? बातें करता हूँ। अब आगे लिखती अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। आखिर चैटर बॉक्स के बारे में, एक बातूने व्यक्ति के बारे में आखिर आप क्या लिख सकते हैं? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर आई डिसाइड। लेकिन मैंने, जिस समय मुझे ये वर्क दिया गया, इसे दिया गया, मैंने सोचा कि इस टॉपिक के बारे में बाद में सोचेंगे कि आखिर इसमें लिखना क्या है। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। मैंने नोटबुक में अपने क्या किया? उस टाइटल को लिख लिया जो मेरे टीचर ने दिया। एंड टग इट इन माई बैग, और मैंने उसको अपने बैग में रख दिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और एकदम शांत रहने की मैंने क्या किया? कोशिश किया। कब? जब मेरे टीचर ने मुझे ये वर्क दिया। That evening, after I had finished the rest, my homework, the note about the essay caught my eye. उस शाम जब मैंने अपना सारा काम फिनिश कर लिया, अंत में मेरी नज़र क्या पड़ी? उस एसे पे पड़ी जिसको मेरे टीचर ने मुझे लिखने के लिए दिया हुआ था। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. मैंने उस टॉपिक के बारे में सोचना शुरू किया। कैसे? जब मैं अपने फाउंटेन पेन के टॉप को क्या कर रही थी? टिप को, ढक्कन को चबा रही थी। Anyone could ramble on and leave big space between the words.
कोई भी क्या कर सकता है, रैम्बल ऑन लिख सकता है, कैसे, लीव बिग स्पेस, बड़ी बड़ी जगह छोड़ के बिटवीन द वर्ड्स। कभी भी अगर आपको जल्दी कॉपी भरना हो तो एग्जाम में भी बच्चे बेसिकली क्या करते हैं, वर्ड्स बड़े बड़े लिखते हैं और साथ में उनके बीच में गैपिंग बढ़ाते हैं, जिससे क्या हो, जल्द से जल्द उनका क्या हो जाए, वो पेज भर जाए और उनको लगता है कि इस तरह पेज भरने समय क्या मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। तो वो भी यही सोचते हैं कि कोई भी क्या कर सकता है कि रैम्बल ऑन लिख सकता है, क्या करके, लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, वर्ड्स के बीच में बड़ी बड़ी जगह छोड़ की। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। पर उसके दिमाग में आता, चूंकि खुद बहुत बातूनी थी, तो वो क्या करना चाहती थी, जो टीचर थे उस पर कुछ ऐसा ही आर्ग्यूमेंट देना चाहती थी जिससे उसके टीचर क्या हो, कन्विंस हो जाए किस चीज़ के लिए, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, की बात करना भी क्या है, बहुत ज़रूरी है। वो कुछ ऐसा क्या करना चाहती थी, टिप्पणी देना चाहती थी जिससे सहमति आए कि बात करना भी बहुत ज़रूरी है। अब एनी कहती कि आई थॉट एंड थॉट, मैं सोची और सोचती रही, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, फिर मेरे दिमाग में एक विचार आता है, एंड आई रोट 3 पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइन मी, और फिर मैंने उस टॉपिक पे जिसको मिस्टर कीजिंग ने मुझे असाइन किया था, उस टॉपिक पे मैंने 3 पेजेस यानी कि चैटर बॉक्स पे मैंने 3 पेज क्या किया, इसे लिख डाला। एंड वो सेटिस्फाइड, और मैं बहुत सेटिस्फाइड भी थी उसको लिखने के बाद। आई आर्ग्यूड, मैंने उसमें ये बहस किया था, ये टिप्पणी लिखा था क्या, दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रीट, कि बात करना तो बच्चों को क्या ट्रीट, अधिकार है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि हमारे कंट्रोल में हो। सो विद दिस इस पेज का भी स्टोरी फिनिश हो गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। तो वो क्या कहती है कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी इस हैबिट पे कंट्रोल करना चाहिए कि हमारा पकड़ इस पे बना रहे, ये ओवर नहीं होना चाहिए। लेकिन आगे वो क्या लिखती है, बट दैट वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक सो मच एज आई डिड। तो कहती लेकिन मैं अपनी इस आदत को तब तक और क्योर नहीं कर सकती हूँ, इलाज नहीं कर सकती हूँ अपनी इस आदत का, स्पेशली तब जब मेरी जो मदर है वो खुद क्या करती हैं, उतना ही बोलती जितना कि मैं बोलती हूँ। इफ़ नॉट मोर, अगर मैं उससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी तो देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो कहते हैं कि क्या कि देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, कब, जब कोई चीज़ इनहेरिटेड मतलब कि विरासत के रूप में क्या हुआ हो, मिला हुआ हो। यानी उसके कहने का मतलब ये था कि जो मेरी माँ है, मेरी माँ भी मेरी तरह क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा बात करती हैं, तब तो मेरा ये क्या है, एक ऐसा अधिकार है जो मुझे कैसे मिला है, इनहेरिट, विरासत में मिला हुआ है। और जब कोई चीज़ मुझे विरासत में ही मिली है तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सकती हैं। एंड चलते हैं नेक्स्ट पैसेज में। मिस्टर कीजिंग हैड गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, जो टिप्पणी मैंने उसमें लिखा हुआ था उसको पढ़ने के बाद वो क्या करते हैं, हंसते हैं। एंड वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड इसे, लेकिन जब मैंने क्या किया अपने तरीके से, मैंने क्या किया, अगले लेसन में जब मैंने बात करना स्टार्ट किया, उन्होंने क्या किया, मुझे एक दूसरा इसे लिखने के लिए फिर से दे दिया। एंड दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, और इस बार मुझे उन्होंने किस टॉपिक पे से लिखने के लिए दिया, टॉपिक द इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। इनकरेजिबल मतलब होता है जिसको सुधारा ना जा सके, क्योंकि अभी भी उसकी हैबिट्स बात करने की नहीं गई थी, इस वजह से टीचर ने क्या किया था, ये टाइटल मेंशन किया कि अब तुम उस टॉपिक पे क्या इसे लिखो कि इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, की एक ऐसी चैटर बॉक्स, एक ऐसा बातूना बच्चा जो क्या है, सुधर ही नहीं रहा है। एंड आई हैंडेड इट इन, और मैंने क्या किया, इस टॉपिक को भी लिख करके मैंने उनको हैंड ओवर कर दिया। मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 लेसन्स, लेकिन उसको देने के बाद जो अगले 2 लेसन उन्होंने हमें पढ़ाया उसमें तो उन्होंने क्या किया, कोई भी कंप्लेन नहीं किया। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली इनफ, लेकिन जब उन्होंने तीसरा लेसन स्टार्ट किया तो आखिर में क्या हो चुका था, पर्याप्त हो चुका था, यानी कि बहुत ज़्यादा हो चुका था, यानी ओवर हो चुका था। एंड एनी फ्रैंक एज अ पनिशमेंट for talking in the class write an essay entitled quack 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 said mistress chatterbox। उन्होंने एक नया टॉपिक दिया, क्या, क्वैक 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 said mistress chatterbox, कहते उन्होंने जो है इस टॉपिक पे essay लिखने के लिए दे दिया। क्वैक 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 बेसिकली होता क्या है, जो कबूतर सॉरी, जो कि जिसे डक बोलते हैं, जो डक के जो बच्चे होते क्वैक क्वैक, जो उनका साउंड होता है उसे क्या बोलते हैं, क्वैक क्वैक बोलते हैं।
तो चलते हम लोग स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट हमारा ये स्टोरी फिनिश होने वाला है। एंड एवरीवन अगेन आई विल रिक्वेस्ट कि चूंकि आप लोगों के लिए इस लॉकडाउन में इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि एक एक चैप्टर पूरा डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिससे कि आपका बिल्कुल भी नुकसान ना हो। बोर्ड एग्ज़ाम कहीं नज़दीक आ जाए, उस समय आपको इकट्ठा बर्डन ना आ जाए बहुत ज़्यादा वर्क करने के लिए। तो आपका वर्क ये है कि जो मैं एफर्ट आप लोगों के लिए कर रहा हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का ये प्रॉफिट हो सके। वो लोग इस चैप्टर इस वीडियो को देखने के बाद अपने चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। एंड जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं आप सब्सक्राइब करिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, सब लोगों को ये क्या करिए, इसका लिंक शेयर करिए। तो आइए जो है इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। द क्लास रोड, जब ये वर्क मुझे दिया गया तो क्लास रोड, क्लास क्या है, हंसी हंसी के ठहाके, मतलब हंसना शुरू कर देती है। एंड आई हैड टू लाफ टू, और मुझे भी क्या करना पड़ा, हंसना पड़ा। दो आई नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। कभी दो, यद्यपि, जो मेरा मतलब एक है कि किसी भी टाइटल पे आप जब बोलना स्टार्ट करेंगे एक टाइम के बाद होगा क्या, कि उस टॉपिक के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी पॉइंट्स आपके माइंड में रहे होंगे वो क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। तो वही कहती क्या कि यद्यपि जितने भी पॉइंट्स है किस टॉपिक के बारे में, चैटर बॉक्स के बारे में, मेरे दिमाग को सब एग्जॉस्ट हो चुके थे, यानी कि फिनिश हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। माई इंजन्यूटी मतलब जितना भी स्किल था किस टॉपिक पे, चैटर बॉक्स पे लिखने के लिए जितने भी स्किल यानी इनोवेटिव जो थॉट्स थे वो क्या हो चुके थे, एग्जॉस्ट हो चुके थे, खत्म हो चुके थे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कहती कि अब तक यद्यपि मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिलहाल अब तक जितने भी टॉपिक्स, जितने भी क्रिएटिविटी चीज़ें थी मेरे दिमाग में चैटर बॉक्स टॉपिक पे लिखने के लिए, वो क्या हो चुके थे, एग्जॉस्ट हो चुके थे, फिनिश हो चुके थे। अब वो कहते इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब समय था कुछ नया करने के लिए, कुछ नए टॉपिक के लिए, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ऐसा जो क्या हो, ओरिजिनल हो। माई फ्रेंड सेइंग, जो मेरी फ्रेंड की सयानी थी, हुज गुड एट पोएट्री, जिसकी पोएट्री काफ़ी अच्छी थी, ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड इन वर्ड्स, जिसने मेरी मदद की उस एसे को लिखने से शुरुआत से अंत तक, इन वर्ड्स मतलब पोएट्री फॉर्म में, पोएट्री फॉर्म में, कविता के फॉर्म में लिखने के लिए उसने मुझे हेल्प किया। एंड आई जम्प फॉर जॉयस, जॉय, और उसकी मदद के बाद जब वो पूरा वर्क हुआ मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर कीजिंग वो क्या सोचती कि मिस्टर कीजिंग मेरा मजाक उड़ाना चाह रहे थे विद दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, इस अजीबो गरीब सब्जेक्ट इन टॉपिक के साथ। बट आई मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि वही जोक, वही मजाक किनके ऊपर, उनके ऊपर खुद हो जाएगा। अब कहते आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपनी पोएम को फिनिश किया। एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और वाकई ये पोएम बहुत अच्छी थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये डक जो कहानी थी एक मदर डक यानी जो डक होते हैं मदर डक के बारे में, एंड फादर स्वैन, फादर स्वैन के बारे में था, विथ 3 बेबी डकलिंग्स, जिनके 3 छोटे छोटे बच्चे थे, हु वर बाइटेन टू डेथ बाई फादर, जिनको फादर यानी कि फादर स्वैन ने क्या कर लिया था, काट लिया था, और काट के क्या कर दिया था, उनको मार दिया था। बिकॉज दे क्वैक टू मच, और इस वजह से काट के मार दिया था क्योंकि वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा क्वैकिंग किया करते थे। एंड लकली, किस्मत से, मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, और वो कहती लकली जो मिस्टर कीजिंग थे वो जोक को बिल्कुल राइट वे से लेते, मतलब कि वही चीज़ अपने दिमाग में सोचते हैं जो मैं उन्हें सोचाना चाह रही थी। आई होप आपको भी ये समझ में आ रहा होगा। ही रीड, चलते नेक्स्ट पेज पर स्टोरी को फिनिश करते हैं। सो नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ चुके हैं। सो ही रीड्स द पोएम टू द क्लास, अब वो जो कविता मैंने लिखा था उसको वो क्लास में पढ़ते हैं, यानी क्लास को सुनाते हैं। एंड एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और अपने कमेंट्स भी देते हैं। एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और वो कई सारी क्लासेस में भी उसको पढ़ के सुनाते हैं। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तब से मुझे बात करने के लिए क्लास में अलाउ कर दिया गया। एंड हैवेंट बीन असाइन एन एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद से मिस्टर कीजिंग ने मुझे कोई भी एक्स्ट्रा वर्क नहीं दिया। ऑन द कंट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, और आजकल वो भी काफ़ी हंसी मतलब मजाक करते हैं, यानी कि अब वो काफ़ी खुश मिजाज तरीके से क्या करते हैं, ये टॉपिक पढ़ाते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल, यानी कि ये जो स्टोरी आपने देखा, ये जो नॉवल है द डायरी ऑफ यंग गर्ल, उसका एक छोटा सा अंश केवल दिया गया है। अगर आप और भी जानकारी
चाहते हैं तो यू मे गो थ्रू विद द नॉवल एंड यू विल गेट ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, जो मैंने आपके लिए जो मैंने मेहनत किया है वो कारगर सिद्ध होगी। एंड आपको बस यही करना है, जस्ट फॉर माई हार्ड वर्क, कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितना शेयर कर सके इसे शेयर करिए। आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स जो टच में हैं, जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और इस साल बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, उनको शेयर करिए, जिससे घर बैठे वो डिटेल्ड में ये क्लास ले पाएँ। और प्लीज़ अभी आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी समरी के पीछे आप मत परेशान होइएगा। दिस इज़ नॉट द बेस्ट टाइम टू गो विद द समरी। अभी ये टाइम है कि आपको बढ़िया से अपना रिवाइज करना है, लेक्चर आपको बढ़िया से अटेंड करनी है, आपको डीप नॉलेज हर एक चैप्टर के बारे में होना चाहिए। Until now, again I will inform कि चैप्टर 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th, इन टोटल 6 चैप्टर्स में आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक का फिनिश कर चुका हूं। और अभी तक जिन्होंने रिमेन चैप्टर ना देखा हो, आप प्लेलिस्ट में जाएं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारे वीडियोस को देख पाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो।